हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हमने कर ली थी चैप्टर नंबर 11 से, और आज बारी है क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 एटम्स की। आसान चैप्टर है, और आसान इसलिए भी है क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा जी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वहाँ पे भी पढ़ना है और यहाँ पे भी पढ़ना है। तो आसान रहता है, मतलब जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, जब इस चैप्टर को आके पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार ये तो आसान है चैप्टर। और वैसे भी जो मॉडर्न फिजिक्स है आसान ही है, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन आता है, बहुत कम डेरिवेशन मिलती है। हाँ, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को डेरिवेशन जो है बेटा जी वो बोहर्स मॉडल के ऊपर करनी ही करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो आज ख़त्म करेंगे एटम्स को वन शॉट के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं, या जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, कि हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक के जो बेटा जी वन शॉट हैं वो अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर देखना है या अपना सिलेबस शुरू करना है तो आप सिंपली जो भी चैप्टर आपने करना है, मतलब स्टार्ट करना, उस चैप्टर का नाम लिखो और पीछे मेरा नाम लिख देना, सुनील जांगड़ा। आप लोगों को वही एग्जैक्ट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर जो है उसको ज्वाइन कर लो, मैं बहुत जल्द वहाँ पे भेज दूंगा इस चैप्टर के नोट्स। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ कि 70 में से 70 मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। ठीक है, चलो यार, तो शुरू करते हैं। एटम्स को वन शॉट के अंदर ख़त्म करते हैं, चैप्टर नंबर 12 है, और फिर आपके 2 चैप्टर बच जाएंगे, बस वो भी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। आपने एक वाटरमेलन देखा होगा, एक नहीं मतलब बहुत बार खाया भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक पोर्शन होता है रेड वाला जिसको हम खाते हैं, और बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं जिनको हम सीड्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बीज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट मॉडल था किसका, एटम का, वो किसने दिया था बेटा, जे थॉमसन जी ने दिया था। और कब दिया था ये, 1898 में दिया था। कब दिया था, 1898 के अंदर उन्होंने दिया था ये। अगर हम बात करें इस मॉडल की, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या कुछ था इस मॉडल के अंदर, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन जैसे तरबूज बोलते हैं उसको शायद, जो रेड वाला होता है ना, तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो क्या था, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरह था, और जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन की तरह थे। मतलब वैसा स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था जे थॉमसन जी ने। कब, 1898 के अंदर, मतलब तब इन्होंने ये बात बोल दी थी। ओके, और इस मॉडल का जो दूसरा नाम बोला गया, हाँ जी, इस मॉडल का जो दूसरा नाम बोला गया वो क्या था, दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम। इस मॉडल को क्या बोला गया, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम बोला गया। ठीक है, द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन आर बैलेंस बाय देयर अट्रैक्शन विद द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। मतलब जो, अब ये देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होना था वो बैलेंस हो रहा था। ठीक है, इन्होंने ये चीज वहां पे बताई थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला इस तरीके से जो एटम है एज ए होल वो कैसा होता है, स्टेबल होता है एंड न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब समझते हो, न्यूट्रल का मतलब समझ क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, बट ये वही बात है ना, जब थ्योरी आती हैं और टाइम बीतता चला जाता है तो उनकी स्टडी होती रहती है। तो ये मॉडल भी फेल था, मतलब तो इस मॉडल की जो फेलियर थी उसके बारे में देख लेते हैं। फेलियर क्या था इस मॉडल का, फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। क्या फेलियर था, सुनना ध्यान से सभी बच्चे, सुनना भाई ध्यान से। देखो, थॉमसन मॉडल वाज फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट proposed by Rutherford and later performed by Hans Geiger and Ernest Master। देखो, इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। तो उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल फेल था। मतलब ये जो थ्योरी थी ये बिल्कुल फेल थी। मतलब इस स्ट्रक्चर की जो, मतलब इस थ्योरी से वो वाला एक्सपेरिमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था, तो ये सबसे बड़ा फेलियर था।
ठीक है। तो भाई ये हमारा बेसिक है जिसको हमने पढ़ लेना है। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। पहले बोल दिया कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बिल्कुल थ्योरी भरी पड़ी है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स करते हुए, ठीक है। चलो, आई होप कि ये पहले वाला जो पोर्शन है ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, PYQ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो NCERT का डायग्राम यूज करे गए हैं। सबसे पहले क्या बात थी बेटा, एट द सजेशन ऑफ द रदरफोर्ड इन 1911 गीगर एंड मार्सडन परफॉर्म अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बात सुनो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो ये दो बंदे थे, लेकिन जिन्होंने सजेस्ट किया, बताया उसके बारे में, वो कौन थे, रदरफोर्ड जी थे, ठीक है। तो इसलिए नाम इनका चलता है, रदरफोर्ड जी का चलता है नाम, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही है, मुझे ये बताओ सबसे पहले, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है ना। चल अब सुनो ध्यान से, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे क्या किया गया, मैं ध्यान से मतलब बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल हमने ली, ये देखो ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया गया, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये सोर्स क्या हो सकता है, लेड, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा, ये लेड, सॉरी लेड, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जाएंगे, बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉलीमीटर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, एक बीम बन जाएगा इन अल्फा पार्टिकल का, और ये इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करेंगे। जैसे ही फॉल करेंगे तो कुछ पार्टिकल, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होंगे वो सीधे निकल जाएंगे, कुछ थोड़े एंगल पे चले जाएंगे, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, इन एंगल पे, और कुछ बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं अभी। अब सुनो ध्यान से, तो इस डायग्राम में देखो, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि लेड होगा, ठीक है। लेड कैविटी हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लेड कैविटी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लेड ब्रिक्स लगा रखे हैं जो कि एज ए कॉलीमीटर का काम करेंगी, और यहाँ से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल चला जाएगा, मतलब यहाँ से जो पार्टिकल निकलेंगे उनसे जो बीम बन रहा है, रैंडम मोशन बन रहा था, वो इधर की तरफ चलता जाएगा, ठीक है, मतलब एक लाइन में बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा रखी है। गोल्ड फॉइल का मतलब सोने की एक पतरी लगा रखी है, जिसकी जो थिकनेस है वो कम से कम कितनी होती है बेटा, देखो 10⁻⁻8 कितनी होती है ये, 10⁻⁻8 मीटर है, 10⁻⁻8 मीटर, बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई हुई है, और इस स्क्रीन के ऊपर ZNS की कोटिंग है, मतलब ये ZNS स्क्रीन बोली जाती है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोली जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाएंगे, और वो जब हमें, देखो मान लो कोई चीज़ स्कैटर हो रही है, ठीक है, वो हमें कैसे पता लगेगी, या तो वो एक फिजिकल चीज़ है जो बिल्कुल, जैसे किसी को अगर थप्पड़ लगा तो उसको फील होगा ना, भाई मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा इसने मार दिया। तो मान लो स्क्रीन के ऊपर है और यहाँ से कोई लाइट चल रही है, तो उसको हम हाथ लगा के फील थोड़ा करेंगे, स्क्रीन का पैटर्न, मतलब स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखेंगे ना। तो स्क्रीन होती है, स्क्रीन है ZNS जिसकी कोटिंग हुई होती है, और इस पर लगा होता है एक माइक्रोस्कोप डिटेक्टर, मतलब जिससे हम डिटेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जब पार्टिकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे लाइट दिखेगी, मतलब ग्लो दिखेगा, स्पार्क्स दिखेंगी हमें इस स्क्रीन के ऊपर। समझे चीज़ों को, अभी डायग्राम हमने समझा, ज़्यादा कुछ हमने नहीं समझा, सिर्फ डायग्राम समझे, क्लियर। चलो अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या, दे डायरेक्टेड ए बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब चीज़ें याद रखनी है बेटा, कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इन्होंने बीम को यूज़ किया, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीम को इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, जो कि अल्फा पार्टिकल था। और एमिट किससे हुआ, इन्होंने ये बिस्मिथ ले रखा है, ठीक है। वैसे लेड जो होता है वो भी एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स एट ए थिन मेटल फॉयल मेड ऑफ गोल्ड, ये सिंपल है, मैंने बता दिया तुम्हें। अब इन्होंने बोला द बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर है, ये ऑर्डर बताया था मैंने, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स वर कोलिमेटेड, मतलब उसको पहले ही बता दिया कि बीम की फॉर्म में बन जाते हैं। और अब क्या होगा,
जैसे ये इससे टकराते हैं तो कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं और उन स्कैटर्ड पार्टिकल को इस डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पे हमने बोल दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड बाय फ्लैशेस, मतलब इसके ऊपर हमें फ्लैशेस दिख रही होंगी, लाइट की फ्लैशेस, और प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल ऑन द जिंक सल्फाइड्स। ये तो हमने बोल ही लिया, मतलब वहां पे हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, ये बात ये बोलना चाह रहा है। क्लियर है इतनी चीजें या नहीं भाई? सिंपल है भाई। क्या इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे लग रहे हैं, अब वहां से पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल वो सीधे भी जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, बहुत कम वापस आ रहे हैं। तो जो सीधे जा रहे हैं, कुछ एंगल पे जा रहे हैं, तो किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे ना, तो वो फ्लैशेस की फॉर्म में नंबर ऑफ फ्लैशेस दिखते हैं हमें, वो चीज़ इन्होंने बोल दी है। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बेटा, वो अल्फा रेज होती हैं, या फिर हमें क्या बोलते हैं, अल्फा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये किससे बनी होती हैं? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से बनी होती है। किससे? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से, और ये बाउंड होते हैं टुगेदर इनटू ए पार्टिकल आइडेंटिकल टू ए हीलियम 4 न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन है, तो 4 हीलियम 4 की फॉर्म में ये इकट्ठे होते हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके, या फिर आप रेडियो एक्टिविटी जब समझोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी के अंदर कहता है कि जो हैवी एलिमेंट होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल होके वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे 3 तरह की रे निकलती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, मतलब 3 तरह का डीके होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके होता है। ओके, सो ये था प्रोसेस। मतलब अभी तक हमने क्या समझा कि जो आपका रे है अल्फा पार्टिकल की, वो अलग अलग डायरेक्शन में, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, ये हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशंस क्या मिली हमें, मतलब रिजल्ट क्या मिला? मेन चीज़ ये है कि रिजल्ट क्या मिला भाई। तो हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दिस शोज दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब इन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 100 में से 80 पार्टिकल जो है बिल्कुल सीधे चले गए। तो इससे पता लगा कि जो बीच का पार्ट होता है एटम का, वो खाली होता है। तो इन्होंने ये बात पहले से बोल दी। आगे देखो इन्होंने क्या बोला, फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड डिफ्लेक्टिंग एट वेरियस एंगल फ्रॉम 0 to पाई। दिस शो दैट एटम हैज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम। इन्होंने बोला कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हो गए, कोई 0 पे हुआ, कोई 30 पे हो गया, कोई 45 पे, कोई 60 पे, कोई 90 पे, कोई 120 पे, कोई 130 पे, ऐसे चलता गया 140 150। ठीक है, ऐसे हुआ। ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो भाई, ये ऐसा इसलिए हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल, उन पे तो हमें पता ही है कि कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई चीज़ जो पॉजिटिव चार्ज और वो डिफ्लेक्ट हो जाए, अपने रास्ते से मुड़ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उन्हें बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो उन्हीं की तरह सेम है, उन्हीं की तरह सेम इन द सेंस कि उनके ऊपर भी सेम चार्ज होगा। तो इन्होंने बोला कि सेंटर में, ध्यान दो, इसका मतलब सेंटर में क्या है, एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, समझ में आया? विच डिफ्लेक्ट द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से, और वो अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी तक आ रहा है उसके हिसाब से वो उतने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब इन्होंने तीसरे पॉइंट में क्या बोला? तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला भाई साहब ने, फिर मैं भाई साहब बोल देता हूँ, बट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई,
वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ 1 in 8000, मतलब 8000 अगर पार्टिकल हैं, 8000 में से एक पार्टिकल सफर्स डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री. दिस शोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. यह दर्शाता है कि जो साइज है न्यूक्लियस को वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है, नियरली 1/8000 टाइम्स द साइज ऑफ द एटम. मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज की बात करें तो वो होता है क्या, 1/8000 इंटू में साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम ये होता है बेटा. समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ. तो आई होप कि अभी तक जितनी चीज़ मैंने तुम्हें बताई हैं, स्ट्रक्चर बताया एटम का जो थॉमसन जी का पहला मॉडल था, ठीक है, फिर हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर ली, और फिर हमने बात करी उनके ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट की. अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से. देखो भाई, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग फॉर्मूला याद करना है. कोई भी डेरिवेशन नहीं है कोर्स के अंदर, बट स्टिल आप लोगों को मतलब ये देखना होता है कि किस पे न्यूमेरिकल करना है, मतलब किस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है. तो इस टॉपिक के ऊपर पिछले 2-3 साल से न्यूमेरिकल आ रहा है 2 मार्क का. कितने नंबर का आ रहा है? 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ रहा है इसके ऊपर. ठीक है, तो आप लोगों को ये ग्राफ, ठीक है, और ये फॉर्मूला रट लेना है. किस किस का ग्राफ है ये? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, कि कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं पर यूनिट एरिया. ठीक है, मतलब जो गोल्ड फॉइल ली ना, उसके पर यूनिट एरिया से कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं. ठीक है, उनको हमें यहाँ पे एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाना है. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एंगल को, और यहाँ पे ले रहे हैं नंबर्स. यहाँ पे ले रहे हैं नंबर्स को, यहाँ पे एंगल को, और यहाँ पे नंबर्स को. तो आपको कैसा ग्राफ बनाना है? एक ऐसा ग्राफ बनाना है. ओके, फॉर्मूला कैसे लिखना है? फॉर्मूला लिखना बेटा एन थीटा, मतलब एन जो नंबर हैं, और थीटा मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं. सो इट इज़ 1/sin रेज़ टू पावर 4 है, मतलब एक टेट्रा है, और ये θ/2 है. इस तरीके से आप लोगों को करना है. अच्छा, 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, एंड मैंने स्पेशली लिख रखा, देखो PYQ में ये आए हुए हैं. ठीक है, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर, और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. एक है इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. चलो, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं. मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ भाई बहुत कुछ सर ने हमें समझा दिया डिटेल में. 1 शॉट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं तुम्हें करवा रहा हूँ. सुनो, देखो भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको हम B से शो करते हैं, होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when the particle is far away from the nucleus of the atom. नहीं समझ में आया? सुनिए ध्यान से. इन्होंने बोला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में? हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. तो भाई मान लो ये रहा, कौन है ये, यहाँ से इधर चला गया, तो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये कहलाता है क्या? ये कहलाएगा हमारे पास क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर. तो इसका फॉर्मूला भी जो है बेटा जी, आपको डेरिवेशन नहीं याद करनी, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे नो डेरिवेशन. यहाँ क्या है? नो डेरिवेशन है. क्या है? नो डेरिवेशन. आई होप समझ में आया होगा सब कुछ. क्लियर है? बताइए भी, जल्दी से बताइए, क्योंकि मतलब तुम्हारे लिए प्रिपरेशन ये हो रही है, ठीक है. और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, आप भी मेहनत करो मेरे साथ, एंड थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर करते रहो चैनल को सभी के साथ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? सुनना ध्यान से. एट ए सर्टेन डिस्टेंस r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट एंड देन begin to retrace its path. The r0 is called the distance of closest approach. ठीक है, सुनना ध्यान से.
इसका डायग्राम, हाँ ये रहा, इसका डायग्राम ये रहा बेटा, सुनना ध्यान से बेटा। ये होता क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये जैसे कि आप लोगों के पास न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब जब अल्फा पार्टिकल आया तो वो क्या करता है, देखता है भाई सामने तो पॉजिटिव रखा है, तो वो पास सुन, ये क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आया और ये एक छोटे से डिस्टेंस या जितना डिस्टेंस होगा वो आर नोट बोल रहे हैं हम या आर बोल रहे हैं, एक डिस्टेंस पे आके वापस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये कौन है भाई, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ से क्या आया, अल्फा पार्टिकल आया। अब ये अल्फा पार्टिकल आगे पहुँच रहा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा पार्टिकल देखेंगे भाई सामने और न्यूक्लियस रखा, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे वापस हो जाता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बना, इसी को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलो अब इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, 2Z, Z क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, 4 pi epsilon naught is the absolute permittivity and K is the kinetic energy। यहाँ पे जो K है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, हाँ जी, जो K है यहाँ पे वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, K is the kinetic energy, ओके। और देखिएगा, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो ये भाई साहब जब यहाँ से आ रहे थे तो काइनेटिक था, फिर रुक जाते हैं ना, तो इसका मतलब इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो सिंपल है भाई, जब ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब Q1 Q2 कौन है यहाँ पे, Q1 Q2 कौन है। अब हमें ये तो पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पर 2 टाइम्स चार्ज होता है, मतलब 2 चार्ज होता है, 2 का चार्ज, तो 2E लिख लिया। अब न्यूक्लियस पे पता नहीं है कितना चार्ज है, बट पॉजिटिव है तो इसलिए हमने ZE लिखा, एटॉमिक नंबर को साथ रख दिया, ठीक है। तो Q1 Q2 के हिसाब से ये 2ZE² हो गया, ठीक है। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जितने डिस्टेंस से वो रुक रहा है उसको हमने बोल दिया क्या, उसको हमने बोल दिया R नॉट, तो ये नीचे R नॉट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई साहब, इसको और इसको इक्वेट कर दो, ये देखो ना कर दिया इक्वेट। मुझे क्या चाहिए, R नॉट चाहिए, तो R नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से और वो आ जाएगा ये। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये अभी तक हमने क्या किया है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने पढ़ा है बेटा जी, ओके। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को, या फिर आप बोल सकते हैं यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मतलब तुमसे अगर ये टॉपिक आता है कि फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो आप ये टॉपिक कर सकते हैं, PYQ में ये आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। और या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के नाम से, ठीक है। तो कैसे हम करें इसको देख लेते हैं अभी एक बार, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना हमें कि भाई एटम जो है उसके सेंटर में कौन है, पॉजिटिव है, उसके सेंटर में कौन है, पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बस इतना तो समझ में आ गया। अब अल्फा इधर से जा रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। अभी
हमने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे ना, और उनके अकॉर्डिंग हमने ये बात अभी बोली नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है भाई, ये न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, ये बात होती है, ठीक है। तो वही बात हमने बोल दी। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe बिटवीन द, सीधा मैं बताता हूँ तुम्हें भाई, ये कौन है भाई, ये न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन है तो इस पता लग रहा है कि यहाँ पे Z की वैल्यू 1 ही होगी और यहाँ पे E होगा। इनके बीच में कोई ना कोई एक डिस्टेंस हम बोल देते हैं जिसको हम R बोल देंगे। तो जब ये चक्कर लगा रहा है चारों ओर, जब ये चक्कर लगा रहा है चारों ओर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरी कौन सी हो सकती है अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है। तो Fe एंड Fc को हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो Fe को कैसे लिखते हैं, चार्ज का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और Fc इज द mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे r। जैसे ही हम r निकाल रहे हैं मुझे मिल रहा है ये, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। तो ये एक तरह से क्या आ गया, रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, ऑर्बिट के रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बीच में। ऑर्बिट का रेडियस कैसे है, क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। चलो अब आगे काइनेटिक एनर्जी के लिए देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी K एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, वो क्या होगी भाई। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर होगी, हाफ m लिख दिया। v का स्क्वायर कैसे लिखे, अरे भाई यहाँ से v का स्क्वायर निकाल लो या mv स्क्वायर निकाल लो पूरा। देखो ना, ये जो रिलेशन है आप लोगों के पास, इससे क्या निकाल लो, mv स्क्वायर निकाल लो, mv स्क्वायर। तो यहाँ से पूरी आ जाएगी ना, तो क्या बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, नीचे बन जाएगा e का स्क्वायर, बस वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आ गई, ठीक है। चलो अब u कैसे लिखे, हाँ जी u कैसे लिखे, u का मतलब क्या होता है। देखो अभी हम u करके आए थे, जो कि क्या था, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था। तो q1 q2 कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, साथ में न्यूक्लियस पे चार्ज जो कि प्लस है, तो वो E और E स्क्वायर हुआ। बट यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का r, तो वही बन गया ये। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द नेगेटिव r डायरेक्शन। मतलब जो r है ना उसके अपोजिट, मतलब एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट से बंधा हुआ है, एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट से बंधा हुआ है, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कई चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ रहे हो ना चीजों को या नहीं समझ रहे हो भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, ये आ गई आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई आप लोगों के पास U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि ये जब चीजें समझ लोगे तुम तो ज्यादा अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे जब हम करने वाले हैं बोहर्स मॉडल को तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखो, टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। जैसे मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे एक सोल्यूशन मिल जाता है ये। अब तुम्हारे पास ना एक चीज़ देखने योग्य है, क्या, देखो K जब हमने लिखा तो K की वैल्यू कितनी है, E स्क्वायर अपॉन 4 नहीं है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, ठीक है। K की वैल्यू है ये, ओके। और U की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर है E की वैल्यू जो कि कितनी है, माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम इनका रिलेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखिएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। सिंपल है, पहले भी बोल चुका हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब देखो, इफ E वर पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो ए क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अगर तुमसे कोई पूछने लग जाए कि अगर E पॉजिटिव होता तो क्या होता, फिर वो भाई सर्कुलर पाथ नहीं बनाता, वो नेगेटिव है तो सर्कुलर पाथ बना रहा है। समझे या नहीं समझे, ठीक है। चलो
अच्छा एक चीज़ देखो, क्या तुम्हें इसमें और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? यस दिख रहा है कि भाई के पॉजिटिव है और ई नेगेटिव में है सेम है दोनों, है सेम है दोनों। तो इसका मतलब के जो है वो क्या है, नहीं ई लिखो, ई लिखो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो ई है वो क्या है, ई इज माइनस ऑफ के है। मतलब के जो दे रखा है उसके आगे नेगेटिव लगा देते तो ई बन जाता है। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए सही हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसका और इसका रिलेशन देखो तो ये क्या है, तो आप लिखोगे कि जो u है वो क्या है, जो u है वो क्या है, इनके बीच का रिलेशन बनाओ। देखो u की वैल्यू है -e²/4πε0r और जो e है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आएगा 2। तो सॉरी यहाँ पे ना आप एक काम करो, इसको e लिखो, इसको e लिखो, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इतने पोर्शन को मैं क्या लिख देता हूँ, इतने पोर्शन को मैं u लिख देता हूँ। तो मतलब e इज इक्वल टू u/2, मतलब u इज 2 टाइम्स ऑफ e, 2 टाइम्स ऑफ e, ऐसे लिख दोगे। क्लियर? तो रिलेशन सारी आप लोगों को पहले से क्लियर कर दी हैं। अच्छा अब बारी हुई भाई, वही बात है ना, थ्योरीज आती रहेंगी तो उनमें कमी भी होती रहेंगी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो डाउट आते हैं ना मन में। तो लिमिटेशन आई यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो क्या थी, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में अच्छे से नहीं बताया और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया। स्टेबिलिटी मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मतलब जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन, कि जब वो ऑर्बिटल मोशन में होता है, चक्कर लगा रहा होता है, ऑर्बिटल मोशन में होता है और चक्कर लगा रहा होता है, तो उनको क्या करना होता है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, therefore radius of orbit of electron will decrease gradually and ultimately it will falls in the nucleus। तो इसका मतलब तो फिर एटम वैनिश हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, मतलब जब चक्कर लगा रहा होता है, चक्कर लगाते हुए क्या होगा कि रेडिएशन निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उससे क्या होगा, तो मतलब जितना ये न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा तो उसके बाद तो ये क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, मतलब वैनिश हो जाएगा। ये तो कुछ बात बनी नहीं। तो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। हाँ जी, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। और दूसरा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। अब जब स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताए पाए तो स्पेक्ट्रम कैसे बताते, मतलब जो रेडिएशन निकल रही है उनका स्पेक्ट्रम कैसे बता पाते। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि इनकी बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की। तो उसके बाद कौन आए, बोहर मॉडल आए हाइड्रोजन एटम को लेकर। ठीक है, तो इनके पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं कि क्या बात इन्होंने रखी। दिस मॉडल ऑल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम, इस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला गया। ठीक है, इस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला गया। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को आगे कर लेते हैं हम, थोड़ा सा, अब ठीक है, एक मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ, बैक पेन होने लग गया, तो हमने सोचा थोड़ा सहारा ले लिया जाए। ठीक है, तो प्लानिटरी मोशन भी इसको बोला गया भाई, तो ये ध्यान में रखना, प्लानिटरी मॉडल बोला गया है इसको। ओके, तो इसमें बोला क्या गया, मतलब न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बताई गई इसमें बात, एन एटम जो होता है कंसिस्ट होता है किसके, स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब वही बात बोली जो पहले बोली गई थी कि जो सेंटर पार्ट होता है वो मैसिव स्मॉल होता है। ठीक है, अराउंड विच, जिसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लानिटरी मोशन की तरह, जैसे सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है, सन के राउंड में अर्थ चक्कर लगा रहा है, वैसे द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उनके रोटेशन में हेल्प कर रही होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो कौन देता है, वो देता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वो देता है हमें। ठीक है, आई होप पता लग गया होगा। ठीक है, हो गया। चलो, क्वांटम कंडीशन, अब ये क्या है, एक बात और बोली बोहर जी ने, देखिएगा
क्वांटम कंडीशन मतलब ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट आर अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी। मतलब इन्होंने क्या बोला, मेन चीज़ पे चलते हैं, ये इंग्लिश को दूर हटाते हैं, हम साइंस वाले बच्चे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना। इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट, मतलब सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलेट होंगे इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलेट होंगे जिनकी मोमेंटम n इंटू में h/2π होगी। n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर बोल सकते हो आप, ठीक है, या मतलब n का अगर नाम देखा जाए तो ये इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ जी, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n इज व्हाट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो वो कैसे लिखा जाता है, L इज इक्वल टू mv/r, और ये बोल दिया इन्होंने nh/2πr भी 2π भी बोला है, इसके इक्वल होना चाहिए। तो मतलब इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हुई क्वांटम कंडीशन, साथ में इनका पोस्टुलेट हमने पढ़ा है, बाकी सेम ही होते हैं सबसे, ठीक है। अब ऑर्बिट के बारे में जब हमने बात कर ली है कि किस ऑर्बिट में मूव करेगा, मतलब उसमें मूव करेगा जिसकी मोमेंटम n इंटू h/2π होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर हम बात करें, वाइल रिजॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट, वैसे रिवॉल्विंग आना था यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है और उसके अंदर कोई वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, तो उस टाइम जो ऑर्बिट वो कहलाता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है बेटा, ये भी सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइनों में मिलती है बीच बीच में जाके, तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि भाई मतलब एक्सपेरिमेंट करो बट इतनी लेट मत करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने चाहिए। चलो, फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन है एन एटम कैन एमिट, मतलब एमिट कर सकता है, और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन्स। मतलब इन्होंने क्या बोला कि एक एटम जो है वो एमिट कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, किसको, रेडिएशन को, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट एनर्जी अभी पिछले वन शॉट में पढ़ के आए थे, डिस्क्रीट एनर्जी जो होती है, हाँ जी, जो डिस्क्रीट एनर्जी होती है वो क्या होता है, वो फोटोन होता है। डिस्क्रीट एनर्जी इज फोटोन, ठीक है। ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर ऑर्बिट। सुनो ध्यान से, यहाँ पे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, देखो इन्होंने पहले बोला एमिट, एमिट कब करेगा, एमिट तब करेगा जब वो हायर से लोअर जा रहा होगा, हाई टू लो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लोअर टू हायर, मतलब यहाँ पे क्या है लोअर और यहाँ पे क्या है हायर, तो लोअर से हायर क्या होगा, कब करेगा ये, मतलब इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अमीर होने के लिए उसे पैसा चाहिए ना, तो मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहा हो, समझ में आई। लेकिन एमिट मतलब दे रहा है तो वो लो लेवल पे जाएगा, मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे, अगर मैं दान देना शुरू कर दूँ मतलब पैसे कम होते जाएंगे, तो हाई टू लो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, तो जो कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी की, मतलब वो किस तरीके से गिवन होती है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस फाइनल। चाहे आप कहीं पर भी हो, इनिशियल माइनस फाइनल हम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा E इज़ वट, क्योंकि E जो एनर्जी है वो किसकी है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, तो वो फोटोन होता है, और फोटोन की एनर्जी इज H फ्रीक्वेंसी होती है, तो H फ्रीक्वेंसी से हमने लिखा EI माइनस EF हो गया, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो बता दिया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेडिएशन एमिटेड, EF आर द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी फ़र्क है कि जो EI है इनिशियल है, मतलब उसकी जो एनर्जी है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम बोल लें तो वो जो NI है इनिशियल का जो N है वो बड़ा होता है किससे, NF से। ये चीज़ का ध्यान रखना है, कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका ज़्यादा होगा, मान लो ये 3 है तो ये 2 होगा, ऐसे हो सकता है, 1 भी हो सकता है ये दूसरे वाला F वाला, ठीक है। चलो अब बारी आई किसकी, अब बारी है भाई बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, PYQ में ज़रूर मिलती है। और इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, इसमें आप लोगों को एक तो निकालना होता है क्या, रेडियस, हाँ जी, क्या निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है आप लोगों को, वेलोसिटी, ठीक है, और एनर्जी, ये सब चीज़ें निकालनी होती है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आसान है, पहले भी हमने कर ली है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर करी थी हमने, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिएगा बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ अगर nth ऑर्बिट हमने निकालना है तो इसमें वही है कि हम हाइड्रोजन एटम लेंगे जिसमें एक चार्ज अंदर है न्यूक्लियस पे और एक चार्ज बाहर है जो कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो कितने डिस्टेंस से, सेंटर से लेके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर तक 8 डिस्टेंस पे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चक्कर जब लगा रहा होता है कि वहाँ पे कौन कौन सी फोर्स इक्वल होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो दोनों फोर्स हमने पहले ही लिख दिए हैं भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लिख सकते हैं, v स्पीड से वो घूम रहा है वेलोसिटी से, और साथ में हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्या है E/E, मतलब 2 चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो E²/4πε0r² लिख दिया। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन बना लिया जो कि क्या है mv², और ये आ गया, मतलब यहाँ से इस r को इस r से कट कर दिया और ये बन चुका है, ठीक है। अब हमें बोहर क्वांटाइजेशन की कंडीशन पता है, यस। तो बोहर ने बोला था कि mvr जो होगा वो NH/2π के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें v² है तो क्यों ना v की वैल्यू निकाल ले भाई। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली और इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास r की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, r की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। और इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, r की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि बहुत बढ़िया और आसान तरीका है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो हमें ये r मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से, r n² प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h² ε0/πme² है ये। तो यहाँ से अगर मैं h प्लैंक्स कांस्टेंट और ε0 मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E चार्ज की वैल्यू, अगर इन सब की वैल्यू पुट कर दूँ ना तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा बेटा 0.529 आंगस्ट्रॉम। एंड आंगस्ट्रॉम इज व्हाट, 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होगा। कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगा दूं तो ये एक तरह से क्या है, ये एक कांस्टेंट हो गया है। ये क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि मतलब पहला जो ऑर्बिट होता है, मतलब n=1, वहाँ पे रेडियस की वैल्यू, तो आप लिखोगे 0.529 आंगस्ट्रॉम लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 0.529 आंगस्ट्रॉम लिख दोगे बेटा, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आया? चलो अब देखो, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो इससे पता लग रहा है कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि जो r होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। बस यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ओके। चलो ये हो गया आप लोगों के पास रेडियस का। अब बारी हुई किसकी भाई, अगर हम बात करें, मतलब हाइड्रोजन एटम के बारे में तो हमने बात कर ली। अगर हम अदर एटम्स के बारे में बात करें, जैसे कि अदर स्पीशीज के बारे में बात करें, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरीके से, तो उन केस में हम क्या करेंगे। अब उन केस में हमें न्यूक्लियस का चार्ज मान लो नहीं पता, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको भाई ZE से रिप्लेस कर देंगे। ZE से रिप्लेस करेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमने E लिखा है साथ में ZE आ जाता। अगर मैं यहाँ से R निकालूंगा तो ये Z नीचे जाएगा ना, तो बस समझ जाओ कि Z यहाँ पे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बस, तो Z नीचे और यहाँ पे भी नीचे। समझ में आया? बाकी स्पीसीज के लिए भी
चलो अब आगे बात करते हैं किसकी, स्पीड की। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर वो कितनी होगी, उसके बारे में अगर मैं बात कर लूं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, MVR जो होता है वो किसके इक्वल होता है, NH/2 होता है। अगर मैं यहाँ से V निकालूं तो वो होगा NH/2 R लिख देंगे। MV तो लिखेंगे, एक मिनट, MVR है, NH/2 है। अगर मैं यहाँ से V निकालूंगा तो 2 R और साथ में हम लिखेंगे भाई MV लिखेंगे, MV लिखेंगे यहाँ पे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है नोट्स के अंदर, ओके। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है नोट्स के अंदर, यहाँ पे भी M लिखेंगे फिर, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब भाई सुनना ध्यान से। अब R जो है यहाँ पे, ये वाला R हम निकाल के आ चुके हैं। कहाँ पे था भाई, अगर हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो इस वाले R को यूज़ कर लेंगे, अगर सबके लिए लिखना है तो इस वाले R को यूज़ कर लेंगे। मतलब हाइड्रोजन के अलावा भी अगर बाकियों को यूज़ करना है तो हमने यहाँ पे R की वैल्यू को पुट कर दिया और जो बचा उसको यहाँ पे पुट कर दिया। समझ में आया, यस और नो? तो E²/2 n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इतना आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, जैसे मतलब मुझे R पता लग गया ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो कुछ ऐसा ही मुझे इसके अंदर भी रिलेशन मिल जाए। तो जो V है जो कि E²/2 H एप्सिलॉन नॉट है, इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ऊपर भी C मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी C मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये रहा C और ये रहा वो C, और इसमें से ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये अलग लिख लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ, इन सब की वैल्यूज़ को, क्योंकि E एक वैल्यू पुट हो सकती है 1.6 × 10⁻⁻19, 2 है वो एक वैल्यू है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और C 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, क्या होता है ये, 1.85 कुछ फॉर्म में होता है ना, 8.85 कुछ ऐसा होता है। वैल्यूज़ मैं इतनी याद नहीं रखता हूँ, साफ बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, ये आएगी, मतलब ये कैलकुलेशन के बाद कितनी होने वाली है, 1/137 होने वाली है, और जो बाकी बच गया वो C/n। तो ये एक रिलेशन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 1/37 वो क्या है, एक कांस्टेंट है। 1/37 जो वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो ये डायरेक्टली हो जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल में आ जाता है, वो हमने बना लिया, ठीक है। चलो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको, प्रोपोर्शनल मत लिखो, ये प्रोपोर्शनल मत लिखो, इसको आप इसको नाम दो, ये अल्फा है। कितना नाम है, ये अल्फा नाम है, ऐसे बोल दो, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये बात होगी आप लोगों के पास किसकी, V की। मतलब V को आप लिख सकते हो 1/37 × C/n करके आप लोग लिख सकते हो, C/n करके लिख सकते हो। तो एक PYQ देखने को मिला आप लोगों को, यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन, मतलब डायरेक्ट एक्सप्रेशन 20 में। मतलब ये 20 का मतलब ये नहीं है कि जो कोविड वाला था, नहीं, ये 19-20 था, ऐसे, ठीक है। तो आंसर जो है वो नोट्स में ही है, जो अभी करवाई दिया तुम्हें सारे का सारा, ठीक है। चलो अब आगे आती है एनर्जी। एनर्जी वही है जैसे हमने पहले करी थी भाई। काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो रिवॉल्व हो रहा है चारों ओर, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो बीच में कौन है, न्यूक्लियस, साइडों में कौन है भाई, साइड में इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है चारों ओर, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ऐसे, mv², हाफ mv²। अच्छा, v² हम निकाल के आ चुके हैं भाई, v² हम निकाल के आ चुके हैं, कहाँ से, ये रहा v, ये रहा v, यहाँ से हम v की वैल्यू को लिख लेंगे, ये रहा v, ये पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो जैसे हमने v की वैल्यू को लिखा यहाँ पे, हमारे पास ये आ गया। या फिर आप और सिंपल कर सकते हो, v को आप यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा लीजिए। v इज NH/2πmr, कितना, NH/2πmr भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो m है यहाँ पे पहले से वो, और ये वाला m कट जाएगा, तो इसलिए रिलेशन बचा आप लोगों के पास ये,
मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। यू तो सिंपल है भाई, E इंटू ई अपॉन 4πε0 और जितना डिस्टेंस होता वो हम लिख रहे होंगे। सो ये हो गया आप लोगों के पास यू। अगर टोटल की बात करो एनर्जी की तो K प्लस यू होगा, और K कितना है, K आ गया E² अपॉन 4πε0 2r, तो ये लिख दिया, और ये आ गई यू। ये माइनस क्यों होनी चाहिए, माइनस की क्यों होनी चाहिए वो मैंने तुम्हें अभी पिछले रदरफोर्ड वाले में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट किया था वो उसमें बता दिया था, ठीक है। चल अब देखो, जैसे मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो आप एलसीएम लो, एलसीएम क्या बनने वाला भाई, एक आप लोगों के पास कितना है 2 फॉर्म में और एक आपको 4 फॉर्म में, मतलब टोटल देखा जाए तो 8πε0 r कुछ इस तरीके से एलसीएम बनने वाला है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी वही रिलेशन है, देखो E और U सेम है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 2r है, मतलब जो U है वो 2 टाइम्स ऑफ E है, मतलब जो U है वो 2 टाइम्स ऑफ E है, और ये बराबर है, बट फ़र्क क्या है कि K मतलब जो E है वो माइनस ऑफ K है, जो E है वो माइनस ऑफ K है, आप ऐसे बोल सकते हो, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो इस इक्वेशन को, मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो r दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेडियस के अंदर वैल्यू पुट कर दो पूरी रेडियस की, जो कि ये रही है हमारे पास, कौन सी है, ये वाली है भाई, ये वाली n² h² ε0 अपॉन πme², ये वाली वैल्यू को कहाँ पे पुट करो, आप यहाँ पे पुट करो। तो जैसे यहाँ पे पुट करते हो तो आप लोगों के पास रिलेशन आता है ये, ठीक है। जैसे ये रिलेशन आएगा तो आप इसमें मास की, इलेक्ट्रॉन की 8ε0 n² h², n² की वैल्यू तो देखो हम नहीं लिख सकते क्योंकि n की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये कौन है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान ली तुम्हारी बात भाई। जब आप बाकी सारी चीज़ की वैल्यू को पुट कर देते हो, इन सब की वैल्यू को जब आप लोग पुट कर देते हो ये वैल्यूज़ को, तो हमारे पास रिलेशन आ जाती है -13.6 अपॉन में n² है, और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही होगी, और इस पूरी वैल्यू को हम EV लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या पता लग गया है कि जो एनर्जी है वो कितनी है, वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे n का स्क्वायर है, नीचे क्या है, n का स्क्वायर है। ये देखो आप यहाँ से समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ, क्लियर। चलो अब लगभग चैप्टर ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही टाइम है इसके अंदर, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये थ्योरी पोर्शन ही है, सिर्फ छोटी सी एक डेरिवेशन होती है उसको ही खींचते रहते हैं हम, ठीक है। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ से पता लग रही हैं, जैसे कि नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, हमें क्या शो करता है वो देख लेते हैं। नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म ए बाउंड सिस्टम, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट्स वेरीज इनवर्सली विद नेगेटिव ऑफ n², मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना उसके हिसाब से जो एनर्जी है वो बदलती रहती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब वैसे वैसे ही आप लोगों के पास जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक आप लोगों को PYQ दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल है। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स बोहर रेडियस इज गिवन एज दिस, द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम 1.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टोटल एनर्जी और उसके एक्साइटेड स्टेट में। तो भाई हमें ये रिलेशन, मैंने पहले बोला था इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² दिया हुआ है, तो वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है।
और उसका रेडियस दे दिया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो गया नीचे, क्योंकि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है ना, तो n का स्क्वायर 1, मतलब n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और उसका रेडियस उस टाइम पे ये है, और फिर उसको एक्साइट कर दिया है तो रेडियस इतना है, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता है, तो ये बन गया हमारे पास, दोनों को डिवाइड कर दिया। समझो भाई, पहले तो ग्राउंड स्टेट है तो n r का स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस लिख देंगे, रेडियस कितना 5.3 इंटू 10⁻⁻11। दूसरा क्या है कि एक्साइट हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता नहीं है लेकिन रेडियस पता है 2.1 इंटू 10⁻⁻11, तो दोनों को डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करके n निकाल लेना, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। अब वो तुमसे बोल रहा है टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अरे भाई टोटल एनर्जी देखो, ये टोटल एनर्जी तो निकाल के आए, जो भी n आया उसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर देना, मतलब 13.6 को डिवाइड कर देना उससे, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, और लगभग 10-12 मिनट का और वन शॉट रहता है हमारा, हाँ, और उसके बाद ये खत्म। सुनो अब ध्यान से, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये टॉपिक का नाम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इसको बोलते हैं। देखो अगर EI एंड EF जो है वो एनर्जी हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग ऑर्बिट जो हमने बता दिए हैं, और इनके लिए Ni एंड NF भी दिए हुए हैं, मतलब मान लो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है Ni, तो उसके लिए एनर्जी है EI, और NF दिया हुआ है तो उसके लिए एनर्जी है EF, और ये बात भी बोल दिया कि जो Ni है वो बड़ा है किससे, NF से, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni का बड़ा है और NF का छोटा है, ठीक है। देन ऑन जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट Ni टू NF, मतलब हायर से लोअर, तो एनर्जी एमिट होगी किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, मैंने बताया था तुम्हें इसी थ्योरी के अंदर, इसी वन शॉट के अंदर बताया, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज ऑर्बिट इज एमिटेड एज ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हुज एनर्जी इज, ऐसे ये गिवन होती है, ये आप लोगों ने पहले भी समझा, मैं बता देता हूँ कहाँ पे समझा तुमने, ऐसे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे समझा दिया सर ने, ये देखो यहाँ पे समझाया था, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो जो E है उसको हम H फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं, अगर इनिशियल है तो उसको कैसे लिखेंगे भाई, एनर्जी, ये देखो फाइनल जो रिजल्ट था एनर्जी का वो ये था, लेकिन उससे पहले तो एनर्जी ये थी ना, उससे पहले तो एनर्जी ये थी, तो इसको यूज कर लेते हैं, एक बार इसको यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें, इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं। तो इस रिजल्ट को जब हमने यूज़ किया तो वही रिजल्ट -ME4 8 एप्सिलॉन नॉट का, n का स्क्वायर था वहाँ पे, बट हमें अब Ni लिखना होगा क्योंकि हम Ni मान रहे हैं ना, तो इसलिए Ni का स्क्वायर H स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस था वो, और साथ में यहाँ पे इसके साथ जो माइनस आएगा वो, उसकी वजह से यहाँ पे बन गया प्लस। भाई देखो ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, अरे 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 एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे, ये माइनस है ना, देखो ये माइनस है, अगर ये माइनस है और वो भी माइनस है तो प्लस हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस। चलो तो ये हो गया भाई प्लस, तो प्लस होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कॉमन ले रहे हैं, तो ME4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H क्यूब, ये आगे सब कॉमन, अंदर रह गया 1/NF। NF आगे क्यों आ गया, अब इसलिए आगे आ चुका है क्योंकि जो ये प्लस बना है, इस वाले पोर्शन को हम लिख रहे हैं आगे, और इसको माइनस वाले को लिख रहे हैं इधर पीछे की तरफ, तो इसलिए ये प्लस हो गया और ये इधर माइनस वाला इधर आ गया, ठीक है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C/λ लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि C को नीचे की तरफ भेज देते हैं, इस C को हमने नीचे भेज दिया, तो ये बन गया ME4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH3, ऐसे बन गया, और ये बन गया 1/NF का स्क्वायर -1/Ni का स्क्वायर बन गया। अब सुनो ध्यान से कि ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो हमने लिखा है ये वाला, ये सारे का सारा हमने बोला कि ये क्या बन गया, ME4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और CH3, ये बन गया RH। RH इज़ व्हाट, इट इज़ द रेडबर्ग्स कांस्टेंट। हाँ जी, ये क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है।
तो यहाँ से रिलेशन हमें किसका मिल रहा है, हमें तो लाइन स्पेक्ट्रा निकालना था ना। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब कि जो स्पेक्ट्रम निकल रही है उनके नंबर्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज द वेव नंबर, क्या निकाल रहे हैं, वेव नंबर। मतलब 1/λ इज व्हाट, इट इज द वेव नंबर, एंड 1/λ को हम फ्रीक्वेंसी बार से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी बार से भी लिखते हैं। और आप इस रिलेशन को याद कर लेना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। चलो ओके, चलो अब बात हुई भाई, जो ये स्पेक्ट्रा निकलेगा, जो ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब जो ये स्पेक्ट्रा निकल रहा है, तो ये क्या होगा कि अब जैसे कोई कहीं से जंप कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई 2 नंबर से 1 पे जा रहा होगा, कोई 3 से सीधा 1 पे जा रहा है, या कोई 5 से आ रहा है, मतलब अलग अलग होगा ना ऐसे। मतलब स्पेक्ट्रम जो होंगे वो अलग अलग रेंज के होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सीरीज मिलेगी, ठीक है। सुनना ध्यान से, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ 2 एनर्जी लेवल इज एमिटेड एज ए रेडिएशन। मतलब जब भी हाई से लो आएंगे तो रेडिएशन निकलेंगी, और रेडिएशन निकलेंगे तो स्पेक्ट्रम निकलेगा, और वो अलग अलग होगा, अलग अलग वेवलेंथ के होंगे, और जब भी वो जिस लेवल से जंप कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्टेन हो रही हैं, तो उनके लिए हमें एक सीरीज मिलती है। वो सीरीज क्या है, देखो फॉर्मूला वही है जो पहले हम करके आए हैं, फॉर्मूला बिल्कुल वही का वही है। वही क्या, 1/λ, यहाँ पे RH, और यहाँ पे क्या 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर, ये हम ऐसे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या है, यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं एक, ये रहा, लो भाई पानी भी पियो। एक ट्रिक है ये, देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो लो का मतलब है, इसका जो L है वो लाइमन सीरीज, ये बाल्मर इज B, मतलब ये बाल्मर सीरीज, और ये देखो पाश्चन, तो यहाँ पे क्या है P पाश्चन, और फिर B है तो ब्रैकेट, और फी जो है वो P फंड। समझ में आया। तो ये क्या है, ट्रिक है, ये क्या है, एक ट्रिक बना ली हमने, लो भाई पानी भी पियो, लो भाई पानी भी पियो। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किन चीज़ों पे, देखो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। लाइमन सीरीज में क्या होगा कि जो आपका NF होगा, मतलब जो फाइनल होगा, जिस पे आप हिट कर रहे होंगे, जिस पे जा रहे होंगे, उसके लिए NF की वैल्यू 1 होगी, और NI जो इनिशियल जहाँ से आप जंप कर रहे होंगे 2 3 4 5 6 ऐसे होगी वो, ठीक है। तो देखो ये लिख रखी है मैंने। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए NF 2 होगा, NI 3 4 5 होंगे, NF 3 होगा, ये 4 5 होंगे, ये 4 होगा, और ये 5 6 होंगे, और ये 5 से लेके 6 7 इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ पे आएगा, बेटे स्पेक्ट्रम पे तो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ और, किस पे क्वेश्चन बनेगा, इन पे, कि लाइमन सीरीज जो है वो किस रीजन में लाई करती है, तो तुमने बोलना भाई वो UV रीजन में लाई करती है। बाल्मर सीरीज जो है वो किस रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर रीजन क्यों लिख दिया, बाल्मर रीजन ही होगा फिर इसका। और जो पाश्चन सीरीज है वो किस में लाई करती है, IR रीजन में, किसके, EM वेव के। ब्रैकेट सीरीज जो होती है वो IR रीजन ऑफ EM वेव, ठीक है। P फंड सीरीज लाइज इन IR रीजन ऑफ EM वेव। इस तरीके से अलग अलग रीजन जो होते हैं वो उन पे आप लोगों को करना है। वैसे यहाँ पे ये ऐसे आना था, शायद ये ब्लू ना बनना हो, मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इसके लिए अलग से तुम्हें मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। और चीट नोट्स टेलीग्राम पे भेज दिए मैंने आज भी। समझ में आया। तो भाई इन पे क्वेश्चन बनेंगे जो ये मैंने अंडरलाइन करी हुई है। IR रीजन होता है, ठीक है, कि भाई ये IR रीजन होगा, ये भी IR रीजन होगा, ये भी IR रीजन होगा। इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। चलो, तो ये वो स्पेक्ट्रम बना रखा है, जैसे कि ये क्या है, ये फाइनल है, और ये बाकी सारे सीरीज़ के हिसाब से इनिशियल बन रहे हैं, ये सारे इनिशियल बन रहे हैं। ये आप इसको सर्कुलर शेप में भी बना सकते हैं या सीधी शेप में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम का। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम कॉल्ड एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब जब
ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब हायर से लोअर है तो स्पेक्ट्रम रेडिएशन निकल रही है, तो उस टाइम जो रेडिएशन निकल रही है उसे बोलते हैं एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब सिंपल है कि लोअर से हाई पे जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ही होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर स्टेट इट एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइट लाइट पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस। मतलब इसमें क्या होगा, रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम देन प्रोड्यूस कंसिस्ट ऑफ ब्राइट बैकग्राउंड विद सम डार्क लाइन्स to the frequency absorbed by the electron. This pattern of dark line is called absorption spectrum. नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, लो से हाई जाएंगे तो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा कंसिस्ट ऑफ ब्राइट बैकग्राउंड। अब जो बैकग्राउंड है ना इसमें वो ब्राइट होगा विद सम डार्क लाइन्स, मतलब वाइट के ऊपर कुछ डार्क लाइन्स होंगी, वाइट के ऊपर कुछ डार्क लाइन्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, डार्क लाइन्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। दिस पैटर्न ऑफ डार्क लाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसमें उल्टा होता है ऊपर वाले में। चलो, तो ये था हमारा वन शॉट